अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में खुश आमदेद। मैं हूं इरफान हैदर। आज के प्रोग्राम में बात होगी खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और इसके पस मंजर में सामने आने वाले अहम इंकशाफात की। पेशावर में डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि KP में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ कार फरमा है। उनका कहना है कि सूबे में 14,500 से ज्यादा ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जबकि रवां साल मारे जाने वाले खारजियों की तादाद गुज़श्ता 10 बरसों से भी ज्यादा है। डीजी ISPR ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज पुरज़्म है, मगर नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद न होने की वजह से दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें मौजूद हैं जिन्हें भारतीय पुष्ट पनाही हासिल है और अमरीकी इनखला के बाद वहां छोड़े गए हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह भी कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के खला को सिक्योरिटी फोर्सेस अपने खून से पुर कर रही हैं, लेकिन किसी फर्द वाहिद को यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अपनी सियासत को रियासत से बड़ा समझे। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। सहूलतकारों के पास सिर्फ 3 रास्ते हैं: दहशतगर्दों को रियासत के हवाले करें, रियासती कार्रवाई में साथ दें, या फिर रियासती एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। इसी अहम मौजू पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, दिफाई तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, अब वाजे कैटेगोरिकल कह दिया गया है कि किसी सूरत दहशतगर्दी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। वाजे ये मैसेज था आपने जो जाना आज डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से? जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह खास तौर पे बलूचिस्तान में और KPK में अब दोनों को एक जगह रख के कंपेयर करें तो आपका सोच जो है उसका धारा और ज्यादा खुलेगा। KPK में और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, और KPK में कहते हैं कि 72% दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, और वो इस बात से और उसको तकवीत इस बात से वो और साबित हो जाता है कि आपने जैसा डीजी ISPR ने बताया और आपने कोट किया कि वहाँ पे 14,500 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो किए जा चुके हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पे जितने लोगों को टारगेट किया गया है और जितने अफगान सुसाइड बॉम्बर 30 के करीब जो वहाँ पे फटे हैं, और इसके साथ जो अफगानी नेशनल अफगान के शहरी, जैसे बन्नू में जो हमला हुआ था उसमें 5 में से 3 जो लोग थे वो रजिस्टर्ड अफगानी थे, अफगानी शहरी थे, और ये एक तवातुर से चीज होती चली आ रही है। तो अब बात यह है कि ये और इस वक्त भी एक रिपोर्ट से आ रही है कि अपना कहा जा रहा है कि डेरा इस्माइल खान में कोई और ऐसा दहशतगर्दी का जो है दहशतगर्दों ने किसी जगह हमला किया, उसकी क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। तो और उसके साथ साथ आप देखिए कि इन तमाम चीजों में अभी अफगानी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया का दौरा कर रहा है। तो ये तमाम चीजें जो पाकिस्तान के अंदर जो आज डीजी ISPR ने कही, ये उन्हीं चीजों की बार बार यकीन दहानी है और बार बार याद दहानी है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें अफगान फितरा पसंद अफगान इंटरिम गवर्नमेंट जो मुनाफिकों से भी बदतर है, जो खारजियों की जो हुकूमत है, जो इंटरिम हुकूमत है, जो पैसे पे बिकने वाले लोग हैं, जिनको आप डॉलर दे के या पाउंड दे के खरीद सकते हैं, जो भिखारी हैं, जो टुकड़ों पे पलते हैं या रॉ के टुकड़ों पे पलते हैं या NDS के टुकड़ों पे पलते हैं या वो मुसाद के टुकड़ों पे पलते हैं, वो जो दहशतगर्द नुमा जो एक शेप ले गई है, क्रिमिनल नेक्सस जो है दहशतगर्दी का अफगानिस्तान के अंदर भारत के साथ, भारत और अफगानिस्तान का जो गठजोड़ है, वो पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पे मेजर तबाही की जिम्मेदार वो है। और उसके ऊपर मैं नहीं कह रहा, या डीजी ISPR जो कह रहे हैं उसको फर्दर अगर आप लिंक करके चेक करें तो मैंने आपको बताया, बहुत इसको कोट किया है कि अभी यूएन मॉनिटरिंग टीम की एक रिपोर्ट छपी है अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की इंटरिम हुकूमत जो है, ये इंटरिम क्रिमिनल नेक्सस जो है, ये इंटरिम मुनाफिक जो है, ये इंटरिम जो दहशतगर्द हैं, जो हैबतुल्लाह और जो उसके अंदर जो जितने भी लोग हैं, जो उनकी कैबिनेट है, हक्कानी टाइप और कंधारी टाइप, ये तमाम के तमाम जो पे रोल पे हैं उन एजेंसीज की जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रही हैं, उन्होंने कहा कि ये इंटरिम गवर्नमेंट जो इंटरिम क्रिमिनल्स जो हैं, ये दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक
प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑपरेशन स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो 142 मिलियन डॉलर अमेरिका उनको देता है हर महीने ह्यूमन राइट्स के नाम पे, जिसके जरिए वो इन लोगों को पेमेंट करते हैं पर ऑपरेशन। उसके साथ साथ अभी रिसेंटली को एक हफ्ता पहले 2 दिन पहले एक मॉस्को डायलॉग हुआ है और वहां पे जो है 9-11 ममालिक उसके मेंबर हैं, 9 ने शिरकत की थी। और उस मॉस्को फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान, रूस, चाइना और रशिया ने 2 दफा, एक उसका इजलास था, एक उसके बाद जो खसूसी नुमाइंदे थे अफगानिस्तान के लिए, उनका एक स्पेसिफिक इजलास हुआ और उसके अंदर अफगानिस्तान के वजीर खारजा को ये बड़ा क्लैरिटी से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ ये बताया गया कि आपके मुल्क से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी तो हो ही रही है, लेकिन आप जिन दहशतगर्दों को पाल रहे हैं वो इस खित्ते के अमन के लिए खतरा है। उसमें अलकायदा के भी लोग हैं, उसमें ISIS के भी लोग हैं। अब ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं, ये न्यूट्रल साइट्स है जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो क्रिमिनल नेक्सस है वो इस बात को मानने से इनकार करता है, कहता है नहीं जी हमारे यहाँ तो कोई, क्योंकि जब आप खुद मुजरिम होते हैं तो आप अपने जुर्म का इकरार नहीं करते, और जब उस जुर्म में आपके साथ और लोग भी शामिल हो जाते हैं तो आप उनको भी प्रोटेक्शन और शील्ड प्रोवाइड करते हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है, अमेरिकन एक नुमाइंदा होता है अफगानिस्तान में, उसकी रिपोर्ट है कि इन्होंने इस इंटरम नेक्सस ने, जो क्रिमिनल नेक्सस है अफगानिस्तान के अंदर, इन्होंने 9 ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं दहशतगर्दों को ट्रेनिंग के लिए। और आज आप देखिए हर वो ऑपरेशन जो पाकिस्तान के अंदर, हर वो दहशतगर्दी का वाक़या जो पाकिस्तान के KPK में हो रहा है या बलूचिस्तान में हो रहा है, उसमें अफगान नेशनल इन्वॉल्व है, अफगान शहरी इन्वॉल्व है, उनके सबूत हम उनको देते हैं। उसके साथ साथ जो आपने एक बात की, उन्होंने एक बात जो की वो बड़ी अपना सही है, वो ये है कि मिस गवर्नेंस है। अब मिस गवर्नेंस जो है वो साफ जाहिर है, जब आपके सूबे में 3200 पुलिस वाले होंगे और आपने कोई काउंटर फोर्स डेवलप नहीं की होगी, कोई उसकी इस्तेताद नहीं बढ़ाई होगी। अब पुलिस वहां पे बहुत जबरदस्त काम कर रही है, जो KPK FC है वो बड़ा जबरदस्त काम कर रही है। पुलिस वाले बेचारों के थानों पे हमला होता है, फिर भी अपने थानों में बैठे हुए हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, तो वो पुलिस काम तो कर रही है ना। तो वो किस सूबे में है वो पुलिस? वो पुलिस KPK की पुलिस है ना, वो किसी अदारे के अंदर काम कर रही है ना। तो वहां पे लोग कंटेस्ट तो कर रहे हैं, वहां पे लोग लड़ तो रहे हैं, चाहे वो सिविलियन। अब बाजोड़ के अंदर जो दहशतगर्द जाके घुसे थे लोगों के घरों में, उनके पास लोग ही चल के गए थे कि यार हमारे इलाके को खाली करो, यहाँ से भागो। बहुत जगह अफगानिस्तान में ऐसा हुआ जहाँ पे ये जो फितना अल ख्वारिज के लोग जो है वो खाना लेने के लिए गए तो लोगों ने खाने में जहर मिला के दे दिया। ये पाकिस्तान के भी इलाके में हुआ था, एक जगह ये दहशतगर्द आए थे। तो वहां पे लोग लड़ तो रहे हैं, और वो फिर उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस गई, उन्होंने इलाका मामून का देख लीजिए, अपर मामून, लोअर मामून का देख लीजिए, वहां दहशतगर्द है उसको स्टेबलाइज किया। तो बात यह है कि वहां पे जितने ऑपरेशन हो रहे हैं और जो चीजें हो रही है उसके अंदर मिस गवर्नेंस का जो लेवल है वो अगर ठीक हो जाए तो वो साफ जाहिर है वो आपकी इस्तात को बढ़ाएगा, वो पुलिस की इस्तात को बढ़ाएगा, वो जो फोर्सेज आप क्रिएट करेंगे उनकी इस्तात को बढ़ाएगा। सिर्फ सारे का सारा मलबा जो है वो फौज के ऊपर या फौज की यूनिटों के ऊपर आके नहीं गिरेगा। अगर आप पुलिस के स्पेशल कमांडो ट्रेन करते हैं तो वो आपके काम आएंगे, वो दहशतगर्दी से लड़ेंगे। ये चीज नहीं हुई है वहां पे। तो ये तमाम चीजें, इसके साथ साथ आपने जो कहा, उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान की तरफ भी इशारा किया। अब आप मुझे बताइए नेशनल एक्शन प्लान कब बना था? आपको तारीख पता होगी ना नेशनल एक्शन प्लान की? वो जब APS के अंदर वाकया हुआ था उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान जनाब नवाज शरीफ साहब ने बनाया था। तो आप उस दिन से, जिस दिन से वो नेशनल एक्शन प्लान बना था, शुरू में उसके ऊपर कुछ अमल दरामद हुआ कि जी कोई मदरसों की रीटैगिंग की गई, कोई जियो टैगिंग की गई। उसके बाद आप मुझे बताइए वो किधर दफन हो गया वो नेशनल एक्शन प्लान? उसके 14 पॉइंट्स किसने दफन किए? उसके अंदर नवाज शरीफ की हुकूमत ने क्यों नहीं, नवाज शरीफ की हुकूमत ने उस वक्त PML की इनकी हुकूमत ने उस वक्त उसके ऊपर काम किया? क्यों नहीं नेक्टा का सेक्रेटेरिएट बनाया? नेक्टा के एक डायरेक्टर जनरल थे तारिक परवेज साहब, मुझे याद है वो बताया करते थे कि जब उस जमाने में नेक्टा का दफ्तर दिया गया था वहां पे AC नहीं लगा हुआ था। एक फॉरेन डेलीगेशन आया तो पसीने से शराबोर हो गया, उनको फंड्स नहीं दिए गए। उसके बाद जब वो चले गए उसके बाद नेक्टा जो है वो कहीं जाके दफन हो गई, और अब उसके बाद PTI की हुकूमत रही, नेक्टा का कहीं पता नहीं था। फिर ये हुकूमत आई जो अब पावर में आपको पता है इसको कब लाया गया था? PTI की हुकूमत हटी। तो इन्होंने क्या किया है नेक्टा के बारे में? शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, दहशतगर्दी की वारदातें जहाँ होती है वहां जैसे उनकी आदत है वो बयान देते हैं कि जी हमारी जीरो एक्शन सिंड्रोम है और हमारी टॉलरेंस है। लेकिन आप मुझे बताइए ना, कुछ मुझे एक कदम बता दीजिए
एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव बता दीजिए, एक ऐसी चीज बता दीजिए जो स्ट्रेटेजी के तौर पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने की हो। तो वो ठीक कह रहे हैं ना कि एक पॉलिटिकल मिस गवर्नेंस है, मुख्तलिफ लेवल पे वो मिस गवर्नेंस है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का तमाम जो इस वॉर को लड़ने का बोझ है वो फौज के ऊपर आ जाता है। तो फौज की यूनिटें तो वहां पे मौजूद है, फौजी बेचारे तो शहीद हो रहे। मुझे मतलब रोना आता है, समझ नहीं आती कि किसके सामने जाके अपना दुखड़ा बयान करें कि इतने इतने प्यारे अफसर, इतने डेयरिंग ऑफिसर्स, इतने ब्रेव ऑफिसर्स, इतने ब्रेव जवान अपनी जानों का नजराना रोजाना पेश कर रहे हैं। यानी आपकी जो पॉलिटिकल मिस गवर्नेंस, और पॉलिटिकल मिस गवर्नेंस हर लेवल पे, याद रखिएगा, फेडरल से शुरू होकर नीचे तक पॉलिटिकल गवर्नेंस, और हर सूबे में पॉलिटिकल मिस गवर्नेंस है, जिसका खमियाजा जो है, जिसका बहुत सारा फौज के ऊपर पड़ रहा है। तो अगर आपके अंदर अपनी मुराद को छोड़ के आप आवाम की के वेलफेयर की तरफ अगर तवज्जो दें, देखें कि लोग मर रहे हैं, 40-40 गाड़ियां आगे पीछे लेके ना फिरे, जो टैक्स पेयर का पैसा आप उधर खर्च कर रहे हैं वो अपना सूबों की और वो फोर्सेस की इस्तेदाद बढ़ाने पे खर्च करें। तो आप मुझे बताइए, जब ये तमाम मिन हैसुल हुकूमत और मिन हैसुल अदारे और एक पॉलिटिकल कैपेबिलिटी में, एक जो फेडरल प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन में आप काम करेंगे, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो हमेशा बड़ी होती है, उसका दिल हमेशा ज्यादा होता है। जैसे माँ होती है तो बच्चों को साथ अगर सर कथा कलामी की माजरत, अगर सूबाई हुकूमत उसमें ताउन ना करे केपीके की, क्योंकि 161 गुज़श्ता एक साल में दहशतगर्दी के वाकयात में अफगानिस्तान के लोग निकले जिन्होंने दहशतगर्द कार्रवाइयां की। डीजी ISPR ने यह भी बहुत तफसील से बताया। साथ साथ उन्होंने एक वर्ड यूज किया और कई दफा किया कि सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ केपीके में और गवर्नेंस का खला जो आप जिक्र कर रहे हैं। मुझे तो नहीं पता कि सियासी मुजरिमाना गठजोड़ से उनका क्या मतलब है। ये अगर कोई सूबाई हुकूमत ये कहे कि हम अफगानियों को यहाँ से नहीं निकालेंगे, ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे, तो ये रियासत के खिलाफ नहीं होगा। अफगानियों को निकालना तो किसकी जिम्मेदारी है? UNHCR जो है किससे इंटरेक्ट करती है? अफगानी सिर्फ केपीके में तो नहीं है, अफगानी तो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। इलीगल अफगानिस्तान पूरे पाकिस्तान में फैले हुए। इलीगल अफगानी जो है 19,000 अफगानी आपके साथ अमेरिका ने रखवाए हुए हैं, ये कह के कि हम इनको लेके जाएं। तो क्या अमेरिका उनको ले गया? मुझे याद है चौधरी निसार साहब जब इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको इनिशिएटिव को लिया था और वो बड़े कंसिस्टेंट थे कि जी हम अफगानियों को भेजिए रहेंगे। फिर अमेरिका के ऊपर तले 3 सेक्रेटरीज आ गए थे और उन्होंने आगे कहा था कि जी आप इन लोगों को ना निकालें। तो बात यह है कि ये एक क्या सिर्फ ये एक प्रोविंस के अंदर अफगानी रह रहे हैं? मैं किसी चीज को सिंगुलर कह के नहीं कह रहा, मैं कलेक्टिव चीज आपके सामने एक पेश कर रहा हूँ। मैं इसका जो दहशतगर्दी की जो रीजंस हैं, मैं वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आप अगर वहां पे अगर हालात साजगार नहीं ऑपरेशन, ये 14,500 ऑपरेशन किस तरह हुए मुझे फिर बताइए ना। मैंने आपसे अर्ज किया जिस तरह बाजोड़ पे लोग आके रह गए और सिक्योरिटी फोर्सेस, आपको पता है पारा चिनार जो है वो कितने अरसे तक बगैर वहां पे ट्रैफिक बंद रही है। वहां पे एक बहुत बड़ा फकई वहां बहुत बड़ा मसला हो गया था, 2 ग्रुप आपस में लड़ पड़े थे, वहां पे लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई थी। फिर आखिर फौज ने, आर्मी ने उसके अंदर इंटरफेयर किया, लोगों से बात बुलाया, जरगे किए, हाईएस्ट लेवल पे जरगे हुए, मिशरान के जरगे हुए। उसके बाद फौज ने वहां पे ग्रेजुअली जो है उस रोड को खोला। आज वो रोड जो है फंक्शनल है, लोगों की चीजें वहां तक पहुंच रही हैं। तो बात यह है कि हर जगह तो आपके ऑपरेशन हो रहे हैं, हर जगह काम चल रहा है, हर जगह इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। और उसके साथ साथ अब जो ये शहादतें हो रही हैं, ये किसी अब ये जो कल जुनेद और उनके साथ जो वो एक मेजर साहब की शहादत हुई है, बड़े ब्रेव लोग थे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस पे जगह, वो जाएंगे तो जन्नत में। बड़े बहादुर लोग थे। अल्लाह मियां मुझे किस जबान किस हिम्मत से उनका नाम लूं मुझे समझ नहीं आती। अभी एक कल डेरा गाजी खान में एक मेजर और 7 जवान शहीद हुए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मैं तो फौज में रहा हूं, मेरा तो दिल खून के आंसू होता है। तो वो लोग लड़ते हुए शहीद हुए हैं ना, वो मुकाबला करते हुए शहीद हुए हैं, उन्होंने अपने और पता नहीं कितनी जानों को उन्होंने बचा लिया। तो ये तमाम चीजें तो भाई चल रही है। असल में सिर्फ चीज जो है वो ये है कि ये जो उन्होंने मिस गवर्नेंस की तरफ इशारा किया जी, मिस गवर्नेंस एट ऑल टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ये होलिस्टिकली आपने देखना है। इसको एक ब्रॉड विजन के अंदर आपने देखा कहां पे कौन सी चीज है जो गलत हो रही है और उसको किस तरह ठीक किया जा सकता है।
और अगर ये सर ये पॉसिबल है कि रियासत जब फैसला कर ले कि केपीके में अगर दहशतगर्दी ज्यादा है तो वहां एक उसी तरह का तर्ज का ऑपरेशन जो माजी में हमने देखे, पहले स्वात ऑपरेशन से शुरू हुआ, फिर वजीरिस्तान ऑपरेशन और इस किस्म के ऑपरेशन होते रहे, कराची के अंदर भी हुआ। अब तो ये जो आज जुमला था कि फर्द वाहिद को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अपनी सियासत को रियासत से बड़ा समझे, मतलब शिकायत है केपीके की हुकूमत ताउन नहीं कर रही इस वक्त सिक्योरिटी इदारों के साथ। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मुझे इस चीज का नहीं पता उनको, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर देखिए फिर वही बात आ जाती है कि अली अहमद गंडापुर को क्या कहा जाता है, अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर है ना जी, तो उसको तो कहा जाता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके चल रहा है उनका आदमी। अब उसको जैसे अब हटाने की बातें हो रही हैं, बात ये है रिजाइन कर चुके हैं उस हुकूमत को वो रिजाइन दे चुके हैं, उस हुकूमत को कंसंट्रेट करना चाहिए था, अली अमीर गंडापुर को कंसंट्रेट करना चाहिए था कि वो जल्द से जुलूस निकालने के बजाय सूबे के अंदर अदारों की कैपेसिटी को डेवलप करने की कोशिश करता। लेकिन वो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो नहीं हुआ। वो एक एस्पेक्ट है जिसकी वजह से केपीके सफर कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपके जब हम ये काम करते हैं तो इसको इस किस्म की जिस थ्रेट से हम गुजर रहे हैं, जिस खतरे से हम गुजर रहे हैं, जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, उसमें एक नेशनल कम प्रोविंशियल अप्रोच चाहिए होती है। सूबों की और फेडरेशन की कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। क्या चीफ मिनिस्टर केपीके जो है एपेक्स कमेटी का मेंबर नहीं है? क्या वो एपेक्स कमेटी के इजलास में नहीं बैठता था? तमाम वज़ीर आला होते हैं तमाम। तो फिर वहां पे एपेक्स कमेटी के इजलास में ये चीजें डिस्कस होती होंगी ना, ऑफ कोर्स। तो अब बाकी काम भी होते रहे हैं, तो उसके अंदर इस चीज को बाद दफा ये होता है कि फर्ज करें, मैं आपको एक वैसी हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं, अगर उसको कहें कि जी आपकी पुलिस ठीक नहीं है, आप पुलिस की कैपेसिटी बढ़ाएं, वो कहे जी मेरे पास पैसे नहीं है। फर्ज करें कोई बंदा कहता है, उससे आप कहते हैं कि अपनी चीज तो कोई बड़ा आदमी कोई बड़ी चीज उसको आप अच्छा भाई ये पैसे ले लो, काम तो करो, कम से कम उसको एड्रेस तो करें ना, या नहीं करें एड्रेस? अगर एक शख्स काम नहीं कर रहा तो उसको किसी प्राइम मिनिस्टर, एक बहुत बड़ा अदारा होता है यार, तो अगर नहीं हो रहा तो उनको एड्रेस तो करें ना। असल में सर बयानात है ना, अब उन्होंने कहा कि जी अदालतों से वो उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला कहा जिसको सब लोग रिग्रेट कर रहे हैं, और एक चीज वो जो है वो सिर्फ उसको सेंट्रलाइज कर रहे हैं एक ही थीम की तरफ। उन्होंने ये भी फरमाया कि जी अदालतें जो है वो दहशतगर्दों को छोड़ देती है। अब आपको याद है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में एक चीफ जस्टिस था पेशावर हाई कोर्ट का, जिसकी बाद में डेथ हो गई थी, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया। जस्टिस वकार सेठ की बात कर रहे हैं? हाँ, वकार सेठ जी। उसका जरा रिकॉर्ड उठा के देखिएगा उस जमाने का। वो हर दहशतगर्द को जिसको पेश करती थी इंटेलिजेंस एजेंसी या कानून नाफिज करने अदारे या पुलिस, वो 100% उनको छोड़ दिया करता था वकार सेठ। तो ये कोई अदालत की उस जमाने का आप रिकॉर्ड उठा के चेक कर ले। तो ये अदालतें जो ये कर रही हैं, ये किसके परव्यू में आता है? ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के परव्यू में आता है ना, कि जो आपने अगर कुछ ऐसी चीज हो रही है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो मशवरा देंगे ना, चीफ जस्टिस और रिस्पेक्टिव प्रोविंस। तो क्या ये हो रहा है? मैं जब से आपसे ये कह रहा हूँ ना कि इस किस्म की जंग को लड़ने के लिए बहुत सारे अदारों को मिल के काम करना होता है। हमारे अंदर वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है वो, अगर उन्होंने जिन चीजों की तरफ इशारा किया ना DGI ने, उनको एक एक करके देखे ना तो आपको सर एपीएस के बाद जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई टाइम पीरियड के लिए बनाया गया था कि दहशतगर्दों को डायरेक्ट वहां ट्रायल किया जाएगा, एक दफा फिर उसी की जरूरत है, आप समझ रहे हैं? सिविलियन अदालतों में लोग डरते हैं, गवाही देने से डरते हैं। I personally feel it is urgently required। बिल्कुल ये जरूरत है इसकी, क्योंकि आप देखिए ना, मैं तो अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, या आप अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे ना, ये तो DGI SPR ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि जी वो अदालतें जो है वो दहशतगर्दों को छोड़ देती हैं। पिछले एक साल में 400 केसेस हैं और 0 रिजल्ट। और आप वकार सेठ का रिकॉर्ड उठा के चेक कर ले, बाद में उसको अपना वो हो गया था फ्लू, ये कोविड हुआ था तो मर गया था, के दौरान उनका इंतकाल। कोविड के दौरान मर गया था वो, अदरवाइज जिंदा रहता तो पता नहीं और कितनों को छोड़ के क्या तबाही लेके आता। तो भाईजान जब ये चीजें हो रही हैं, इनको जो भी अदारे के अंदर उसके हेड को उसको एड्रेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल।
तो फिर आप मुझे जवाब आप खुद ही दे दीजिए कि क्या 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 चीजें, कौन तो कौन से अदारे हैं जो काम नहीं कर सर, रहे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से फिर ये नतीजा निकलता है कि कोई बड़े पैमाने पर उसी किस्म का, जैसे हम माजी में ज़रबे अज़ब सवात ऑपरेशन, वज़ीरिस्तान ऑपरेशन, मुकम्मल क्लियरेंस ऑपरेशन की तरफ हम जा रहे हैं, या ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का नाम दिया जाता है, जहां इत्तला मिलती है वहां कार्रवाई उस मखसूस एरिया में की जाती है, इसी सिलसिले को आगे जारी रखा जाएगा? क्या लगता है आपको? असल में तो सिर्फ ऑपरेशन से काम नहीं चलेगा। अच्छा। काइनेटिक ऑपरेशन जो है वो तो जरूरत है, वक्त की जरूरत है। चाहे आप उसको इंटेलिजेंस बेस्ड में कह लें, चाहे आप उसको एक ओवरऑल ऑपरेशन के तौर पर ज़रब अज़ब या ज़रब आज़म का नाम दे के कर लें, ये तो जरूरत है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो इसके साथ साथ बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें हमने जो पॉइंट आउट किया इस डिस्कशन के दौरान, बहुत सारे अदारों का रोल उन्होंने खुद आइडेंटिफाई किया है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का रोल उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, फेडरल गवर्नमेंट का रोल उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि जी नेशनल एक्शन प्लान पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, और वाकई नहीं हो रहा। नेशनल एक्शन, आप मुझे बताइए, आप सहाफी हैं, आपको पता है नेक्टा नाम का कोई इदारा पाकिस्तान में है? अगर अगर है तो वो किधर एग्जिस्ट करता है? अगर है तो उसका डीजी कौन है? आपने ही बनाया था ना नेशनल एक्शन प्लान के तहत, किधर है वो? तो वो है। उसके बाद आपने देखा हमारे दहशतगर्दी का मरकज अफगानिस्तान बना हुआ है, दहशतगर्दी का फाइनेंसर इंडिया बना हुआ है, दहशतगर्दी का पार्ट फाइनेंसर अमेरिकन भी जो पैसे दे रहे हैं तालिब वो इस्तेमाल करें। जो अफगानिस्तान की क्रिमिनल इंटरम हुकूमत है वो नेक्सस में है इन दहशतगर्दों के साथ, जिनके अड्डे अफगानिस्तान के अंदर है। अब इसको एड्रेस करने के लिए चले इंटरनल चीजें तो हम कर लेंगे, हम कह लेंगे जी केपीके की हुकूमत को हम एनर्जाइज कर लेंगे कि जी आप अपना काम करें। ये बॉर्डर से बाहर के अफदादे, ये तो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के परव्यू में नहीं आएगा ना। इसमें तो आपको फेडरल लेवल पे आपकी हुकूमत जो है उसको इंटरफेयर करना पड़ेगा। उसको इससे पहले मैंने आपसे बताया जो मॉस्को फॉर्मेट हुआ है उसके अंदर जिस तरह उनको कहा गया है, फिर जो कुछ ट्राईलैटरल और बाईलैटरल समिट हुई है चाइना की, पाकिस्तान की और उसके अंदर चीजें सामने आई हैं, इनको और फर्दर एनर्जाइज करना पड़ेगा। दुनिया की ताकतों को पूल में लेना पड़ेगा कि भाई बहुत हमारी शहादतें होंगी हैं, खुदा के वास्ते हमारी मदद करो, इन क्रिमिनल नेक्सस को सर, रोको। हम अपना केस आलमी सतह पर सही नहीं पेश कर पाते क्या? सबूत भी हमारे पास मौजूद है, भारत का और अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल हो रही है, भारत का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी पाकिस्तान में करने के लिए दहशतगर्दों पर $400 अरब खर्च किए हैं भारत ने। तो क्या वजह है कि हम नहीं कर पाते सही से? मैं कह तो रहा हूं आपसे, अब हमारा हम पेश करते हैं हमारा मसलक हमारा नैरेटिव कोई मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि दुनिया में एक बहुत बड़ा नेक्सस है जिसको आप ज़ियोनिज्म नेक्सस कहते हैं। ज़ियोनिज्म और न्योकॉन नेक्सस, हाई ग्रेड क्रिश्चियन और यहूदियत का एक नेक्सस है जो आपको दुनिया के आलमी अदारों में नजर आता है। और वो जो है मुसलमानों के खिलाफ होने वाली चीज को जो है वो पसंदीदगी की नजर से देखते हैं। आप देख लीजिए, इसका बहुत बड़ी रिफ्लेक्शन ग्राउंड पे मैं आपको बता दूं कि गजा के अंदर पीस की बात हो रही है कि जी गजा पे अमेरिकन ने पीस करा दिया, जी 20 पॉइंट पेश कर दिए, आसमान से तारे तोड़ लाए, पता नहीं क्या कर दिया। लेकिन गजा के अंदर आपने ऑब्जर्व किया होगा, क्या वहां पे किलिंग जेनोसाइड रुक गया? नहीं, अभी तक तो नहीं। इजराइल तो उसी तरह बमबारी कर रहा है ना, उसी तरह बमबारी कर रहा है। 45 आदमी शहीद हो चुके हैं। तो आप मुझे बताइए ना, क्या डोनाल्ड ट्रंप का क्या ऑब्जेक्टिव है, या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का मिलकर क्या ऑब्जेक्टिव है कि फलस्तीन से एक एक फलस्तीनी को मिटा दो? इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा नैरेटिव, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमारा नैरेटिव क्यों नहीं बाय किया जाता, क्यों नहीं? वो कहते हैं जितनी डिस्टेबलाइजेशन रख सकते हो रखो, क्योंकि एक तो हम मुसलमान मुल्क हैं और दूसरे हम मुसलमान मुल्क होते हुए न्यूक्लियर कंट्री भी हैं। जो वेस्ट को जो है वो अभी तक खड़कता है, दे आर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड। वो किसी ना किसी तरीके से हमें जो है वो इस डिस्टेबलाइजेशन फेज में रखना चाहते। आपने $400 अरब कहे, मैंने आपसे कहा कि अमेरिका एक अफगानिस्तान की हुकूमत को मानता नहीं है, लेकिन हर महीने $142 मिलियन जो है वो ह्यूमन राइट्स के नाम पे देता है। तो उनको तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट्स वाई वहां पे डॉलर की प्राइस देखें और पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस देखें, वहां बेसिक कमोडिटी की प्राइस देखें, रोटी कितने की है, गोश्त कितने है, पाकिस्तान में देख लें कितने का, क्योंकि उनके पास पैसा तो आ रहा है। तो वो कहते हैं चलो पैसा आ रहा है, दहशतगर्दी हो रही, लोग मर रहे हैं तो होने दो। तो बात ये है कि एक आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से चीज जो मैं समझाऊं वो ये है कि हर अदारे को, हर उसको शख्स को अपना काम करना पड़ेगा। ये पूरे का पूरा बोझ जो है वो फौज के ऊपर या फौजी यूनिटों के ऊपर या उनके कमांडर्स के ऊपर आप नहीं फेंक सकते। और
उसको जो कुर्बानियां हो रही हैं उनको एक्नॉलेज करते हुए इस चीज को दे के दुनिया के अंदर जाना पड़ेगा कि भाई हम कितनी लाशें उठाएंगे। हम उठा तो रहे हैं लेकिन कितनी लाशें उठाएंगे, क्योंकि इसके अंदर अफगानिस्तान के नेशनल शहरी इन्वॉल्व हो गए, अफगानिस्तान के लोग इन्वॉल्व हो गए जो इस फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए। और आज अमेरिका, इंडिया जो है वो बाबांगे दोहल कह रहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, जारी यही ऑपरेशन सिंदूर है। जरूरी नहीं है कि आपके साथ डायरेक्ट लड़ाई वो करे, ये इनडायरेक्ट फाइट जो है ये आपके सिविलियन के मोराल को नीचे करती है, ये आपके फौज के जो इक्विपमेंट है, जो उनका रिसोर्सेज है, जो उनकी कैपेबिलिटी है उसके ऊपर असर करती है। और इसके साथ साथ ये एक जनरली एक ऐसी फिजा फैलाती है जिससे मुल्क जो है दुनिया में उसका नाम जो है वो सही तरीके से नहीं जाता। अब आप बताएं ना, अगर अमेरिका के अंदर से इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो कंपनियां क्यों आएंगी जब वो देखेंगी पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो ठीक नहीं जी। तो इस तमाम चीजों को एड्रेस करने के लिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक होलिस्टिक अप्रोच में देखना पड़ेगा। एक नैरो माइंडेडनेस में अगर आप देखेंगे और एक ही पॉइंट के ऊपर हम फोकस करते रहेंगे तो उसका जो आंसर है, उसका जो रिजल्ट है वो उस तरह नहीं निकलेगा जिस तरह एक पूरी स्ट्रेटेजी के तौर पर निकलना चाहिए। ठीक है, हमारा तकरीबन वक्त कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। बहुत तफसील से उन्होंने आज डीजी ISPR की जानिब से होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से नाजरीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा कंटिन्यू करेंगे। कोई नए मेहमान हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक, उसके बाद मिलता है।